से जुड़ी खबरें। बजट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट और इसकी तैयारियां अंतिम चरण में। बजट से पहले एक अहम समारोह होता है, एक रिवायत है हलवा सेरेमनी की। तो बजट की सफाई से पहले वित्त मंत्रालय में आज ये हलवा सेरेमनी हुई। इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत बजट तैयार करने में अहम भूमिका निभाने वाले सभी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। ये बजट से जुड़ी पुरानी परंपरा है। इसके बाद बजट प्रिंटिंग से जुड़े सभी अधिकारी और कर्मचारियों को लोकसभा में बजट पेश होने तक यहीं रहना होता है। उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं होती। उन्हें निगरानी में ही परिवार या किसी अन्य से फोन पर बात करने की इजाज़त होती है। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए सरकार बजट में फार्मा, मेटल, पेपर जैसे कई सेक्टर्स से जुड़े आइटम्स की कस्टम ड्यूटी में हेरफेर कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक रॉ मटेरियल पर जहां बेसिक कस्टम ड्यूटी में कटौती करने का प्रस्ताव है, वहीं डंपिंग रोकने के लिए कई आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया भी जा सकता है। बता रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए, बजट में इंपोर्ट ड्यूटी के मोर्चे पर सरकार ऐसे बड़े कदम उठा सकती है जिससे कि खास तौर से जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को और सरकार के जो फोकस में सेक्टर्स हैं उसमें अगर बात करें तो मेटल, फार्मा, लेदर, टेक्सटाइल और खासतौर से जो पेपर सेक्टर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जो इंपोर्ट ड्यूटी में दिक्कतें हैं जिसकी वजह से जो घरेलू मैन्युफैक्चरर्स हैं वो परेशानी महसूस कर रहे हैं, उनको ठीक करने की इस बार बजट में कोशिश हो सकती है। अगर बात करें सबसे पहले जो खासतौर से रॉ मटेरियल की दिक्कत है उसमें एंटीबायोटिक, कॉपर और स्टील जैसे के रॉ मटेरियल हैं उनके इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की जाएगी ताकि घरेलू जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बूस्ट किया जा सके। अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिस पर बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर डंपिंग हो रही है, लिहाजा वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की जाएगी। इसमें जो खासतौर से पेपर, पेपर बोर्ड, मेडिकल डिवाइसेस, एल्युमिनियम, जिंक जैसे आइटम्स हैं जहां पर इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी करके जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की भी दिक्कत है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जहां पर जो इनपुट पे जो ड्यूटी होती है वो ज़्यादा होती है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट पर ड्यूटी कम होती है, लिहाजा यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। लिहाजा इस एक जो खामी होती है उसको दूर किया जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें टेक्सटाइल, लेदर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर केमिकल जैसी चीज़ें हैं जिन पे दूर की जा सकती है। ऐसे करीब 14 आइटम के लिस्ट कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से वित्त मंत्रालय को भेजी गई। तो लिहाजा इन सारे मोर्चे पर जहां पर भी इंपोर्ट ड्यूटी की दिक्कत है सरकार उसको दूर करेगी और बजट में कोशिश करेगी कि इन सारे सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। और अगले हफ्ते पेश होने वाले बजट में मझोले और छोटे शहरों को रेल लाइन से जोड़ने का ऐलान हो सकता है। CNBC आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि रेल बजट में 18-19% की बढ़ोतरी हो सकती है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताइए लक्ष्मण जी। इस बार के बजट में अलग अलग जिन सेक्टर पर खास फोकस रहने वाला है उसमें से एक महत्वपूर्ण सेक्टर है रेलवे। दरअसल सबकी नज़र इस बात पर टिकी रहती है कि बजट में रेलवे को कितना हिस्सा मिल रहा है। तो जो मुझे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अंतरिम बजट के मुकाबले इसमें आपको 18 से 19% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है रेल बजट आउटले में। अंतरिम बजट में आपको याद होगा कि 2,55,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन यहाँ पे किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 2,90,000 करोड़ रुपए या फिर 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास ये बजट आवंटन किया जा सकता है। अब आप पूछेंगे इतने सारे पैसे का रेलवे खर्च कैसे करेगी, तो उसमें जो प्राथमिकताएं हैं उनमें से एक प्राथमिकता काफी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि छोटे और मझोले शहर में अगर आप रह रहे हैं, अगर वहां पर रेलवे लाइन अब तक नहीं पहुंची है तो वहां तक रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन वहां पहुंचाया जाए, इसकी कोशिश होगी। इसका ऐलान यहाँ पर हो सकता है। छोटे और मझोले शहर का मतलब ये हुआ कि जिनकी आबादी 50,000 से लेकर के 1 लाख तक की है, वहां पे रेलवे लाइन, रेलवे के छोटे स्टेशन ही सही वो वहां
वहां तक पहुंचाई जाए। दूसरा महत्वपूर्ण है, आपको वह हाई स्पीड ट्रेन की संख्या बढ़ाने को लेकर के कोशिश ये रहती है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाए, लेकिन ट्रैक उस हिसाब से तैयार नहीं है। तो ट्रैक को कैसे अपग्रेड किया जाए, इस पर रेलवे में फोकस हो सकता है, और इसके लिए दिल्ली मुंबई के बीच के ट्रैक को अपग्रेड करना, ऐसे दूसरे रेलवे लाइन के पहचान करके उसको अपग्रेड करने की कोशिश होगी। ये बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। और एक तीसरी बात, जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो रेलवे का होता है, उसमें अब बजट अंतरिम बजट से ये कोशिश की गई है कि कमोडिटी के हिसाब से इस डीएफसी या फ्रेट कॉरिडोर की पहचान किया जाए, उसका विस्तार यहाँ पे किया जा सकता है। कमोडिटी के हिसाब से मतलब एक कॉरिडोर बनाया जाए जिसपे सिर्फ मेटल के सामान की ढुलाई होगी, एक कॉरिडोर बनाया जाए जहाँ पे एनर्जी सेगमेंट की ढुलाई होगी। तो ऐसे कमोडिटी आधारित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार किया जाए, इसका भी ऐलान इस बजट में होने की संभावना है। तो रेलवे को काफी कुछ मिल सकता है इस बजट से। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और हाउसिंग सेक्टर इस बार बजट से क्या उम्मीदें कर रहा है, इसको जानने के लिए हमने बातचीत की आधार हाउसिंग फाइनेंस के एमडी एंड सीईओ ऋषि आनंद से। ऋषि आनंद ने कहा कि बजट में होम लोन ब्याज दर में छूट बढ़नी चाहिए। ये ऐसा सेक्टर है जहाँ पे उम्मीदें बहुत लोगों की बंधी हुई हैं सरकार से, और हम पूरे सेक्टर को ये उम्मीद है कि इस बजट में बहुत सारे पॉपुलर स्कीम्स आने वाले हैं हाउसिंग सेक्टर को लेके। प्री बजट अनाउंसमेंट में एफएम ने क्लियरली बोला था कि पीएमएवाई सब्सिडी स्कीम दोबारा आएगी। ये एक बहुत पॉपुलर स्कीम रही है, 2022 में ये खत्म हो गई थी स्कीम। पूरी इंडस्ट्री की नजर इसी पे टिकी हुई है कि ये स्कीम अब किस कॉन्टोर्स के साथ आएगी, इसमें क्या क्या और बेनिफिट ऐड किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एज एन इंडस्ट्री ये सजेशन दिया था कि इस स्कीम में जो पहले लिमिट थी 2.67 लाख की थी 2022 तक, उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया जाए, और जो टोटल कवरेज था वो करीब 21,000 लोकेशंस का था, उसको बढ़ा के डबल कर दिया जाए। और सीनियर सिटीजन बजट में क्या चाहते हैं? सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि उनकी पेंशन पर टैक्स ना लगे, साथ ही रेल सफर में सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायतें भी फिर से शुरू की जाए। सर आप बताएं, उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्री से बजट में क्या कुछ होना चाहिए? जी, मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमें इनकम टैक्स लगता है वो हमारे को बिल्कुल माफ होना 0% होना चाहिए, सो डैट व्हेन वी गो ऑन ऊपर तो हमारे को ये खुशी तो एक साथ ले जाएं जो इनकम टैक्स वालों ने हमें दे दी है। इसका तो कोई अदरवाइज हम जैसे पैसे तो ऊपर लेके नहीं जाएंगे, जो बचेंगे गुरुद्वारे मंदिर या लोगों के गरीबों में बांट देंगे। तो इसलिए हम गवर्नमेंट को भी वही देने हैं, गवर्नमेंट को अपने हाथ से क्यों ना दे। कहने का ये मतलब है कि हम अपने हाथ से क्यों ना दें, वो तो काट लेते हैं, बस माफ होना चाहिए टैक्स सुपर सीनियर। आपको लगता है कि आपकी जो पेंशन या फिर जो इंटरेस्ट से इनकम होती है उसका बड़ा हिस्सा टैक्स में चला जाता है? हाँ, बड़ा हिस्सा टैक्स में चल जाता है, और हमारी मैक्सिमम तनख्वाह जो पेंशन से तनख्वाह इंटरेस्ट से इनकम टैक्स लग जाता है। आई एम 30% प्लस एजुकेशन लोन का 4%। आई एम पेइंग टैक्स, मैक्सिमम टैक्स उसी स्केल में जाता है। हम 30-40 लाख वाले तुम्हें उड़ जाते हैं। सर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं वित्त मंत्री? वित्त मंत्री से ये उम्मीद करता हूँ कि मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ, 72 ईयर्स ओल्ड हूँ, और हमारी पेंशन और इंटरेस्ट की इनकम होती है जिस पर टैक्स देना पड़ता है। तो मेरी वित्त मंत्री से ये गुजारिश है कि 70 के बाद में ये टैक्स हमें ना देना पड़े। और जो ओल्ड रिजीम और नो रिजीम आ रहा है, उसमें ओल्ड रिजीम में मानो हम 80G में वो कर देते हैं, 80C में कर देते हैं, हाँ, और उसमें जो है सर उसमें इंश्योरेंस में हमें मिल जाता है, या हाउसिंग लोन लिया है तो उसमें मिल जाता है, वो सब खत्म हो जाएगा न्यू रिजीम में, तो हमें और ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तो ये तो इसकी तो आप ओल्ड रिजीम के पक्ष में हैं या फिर न्यू रिजीम? हम ओल्ड रिजीम के पक्ष में है कि कुछ में जिससे कि हमारी सेविंग वगैरह होती रहे और हमें इंश्योरेंस भी मिलता रहे, इंश्योरेंस वगैरह कराने के बाद। ऊपर से हमारा रेलवे का भी खत्म कर दिया गया है, जो 50% रेलवे का मिलता था। आप बताएं सर, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? I am 67 years. I would like to draw attention to section 112A pertaining to long-term capital gain. The quantum of deduction under this section remains the same, restricted to 1 lakh for the last many years. The country is expecting economy to grow multiple times and get a status of third largest economy very shortly. So, and share transactions are also increasing day by day. So I'd like the FM to review this deduction and increase it to a great extent.
मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर आपकी क्या उम्मीद है, संक्षिप्त में बताएं। It should be at least minimum restricted to 5 lakh. ओके Yeah. तो जिस तरह से आपने सुना कि जो सीनियर सिटीजन है उनकी मुख्य मांग यही है, क्योंकि 65-70 साल के बाद जो एक आमदनी का जरिया होता है वो उनकी पेंशन होती है, या फिर जो उनका जमा होता है उस पर इंटरेस्ट पे जो पैसा मिलता है वो होती है। ऐसे में इन दोनों को टैक्स फ्री किया जाए, और जिस तरह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को लेकर भी यहाँ पर कुछ उम्मीदें हैं, कुछ मांगे हैं जो आपने खुद सुनी। तो उम्मीद करते हैं कि सीनियर सिटीजन की ये जो मांगे हैं उस तरफ भी वित्त मंत्री का ध्यान जाएगा, और एक जो सबका साथ सबका विकास करने की बात मोदी सरकार करती है उसको अमली जामा पहनते हुए हम इस बजट में देखेंगे। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब बात आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की। मोदी 3.0 बजट के पहले MOFSL के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल को बड़ी उम्मीदें हैं। CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि कंजम्पशन बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा देना ज़रूरी है। वो चाहते हैं कि 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो। बजट से पहले मार्केट ऑल टाइम हाई पर, पिछले 3-4 साल में इतनी मैसिव बुल मार्केट, बजट को लेकर अब क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? कुछ फंडामेंटल बदलाव लेके आएंगे क्या, यू नो, कि टैक्सेशन में या पर्टिकुलरली पर्सनल टैक्सेशन में। बाकी तो डजंट मैटर, कॉर्पोरेट टैक्स 15-25 है, उसमें कुछ ज़्यादा करने कुछ है नहीं। कॉर्पोरेट टैक्स इज टेकन केयर ऑफ, इट इज़ लोएस्ट अमंग्स द लोएस्ट इन द वर्ल्ड, पीपल आर वेरी कंफर्टेबल। पर्सनल टैक्सेशन में थोड़ा सा हिच है, पर्टिकुलरली ये पर्सनल टैक्सेशन में आपका लो एंड में जो फ्री लिमिट्स है 5 से 7 लाख के बीच में जो है, उसमें कोई फेरबदल होना चाहिए। होगा क्या, क्योंकि टैक्स बॉयंसी बहुत अच्छा है तो, लेकिन कंजम्पशन बॉयंसी बहुत बुरा है। जितना अच्छा टैक्स बॉयंसी है उतना अच्छा कंजम्पशन बॉयंसी नहीं है। तो वो कंजम्पशन बॉयंसी लाने के लिए विल दे गिव सम, मतलब कुछ बेनिफिट देंगे क्या लोअर एंड को, विच इज लॉजिकल, एक्चुअली देना ही चाहिए। और कोई बिग बोल्ड आइडिया जो आपके दिमाग में आ रहा हो बजट से रिलेटेड या आउटसाइड द बजट? क्योंकि बहुत कुछ तो आजकल जीएसटी में क्या दोगे यार आप, सी इनडायरेक्ट टैक्सेस सब जीएसटी में चला गया। हाँ। तो 2-4 वो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम और लीकर और उसको अंदर ले आओ, वही बहुत बड़ा डिस्कशन है, पॉलिटिकल डिस्कशन है। दूसरा ये आपका कि कॉर्पोरेट टैक्स आपने ऑलरेडी 15-25 कर दिया है तो उसमें कुछ बचा नहीं है। अभी पर्सनल टैक्सेशन में हम लोग को मांगने का अधिकार ही नहीं है कि लेकिन क्या जो नीचे वाले तबके, मेरे को लगता है 12 लाख तक टैक्स ही मत लगा यार। 12 लाख तक एकदम टैक्स फ्री कर दो। इसी आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से एक्सक्लूसिव बातचीत में FNO के बढ़ते वॉल्यूम पर रामदेव अग्रवाल ने खुलकर बातचीत की। उनका मानना है कि FNO में बढ़ती रिटेल भागीदारी से बहुत फिक्र नहीं है, क्योंकि ये रिटेल क्रांति है। भारतीय बाजारों में जो 75 सालों से नहीं हुआ वो पिछले 4 साल में हुआ है। आप खुद एक ब्रोकर चलाते हैं, हाँ। आपके हिसाब से क्या वाकई में एक्सेसेस हो रहे हैं FNO में? पहले तो इस पर बात हो जाए। क्लाइंट का कोई कंप्लेंट नहीं है, क्लाइंट को कोई कंप्लेंट कोई कंप्लेंट नहीं। सब कहीं से आता है कि भाई 90% लोग लॉस कर रहे हैं, 75-95। मेरे को तो ऐसे कोई दिखते नहीं कोई लोग, सब लोग बोलते हैं कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं। अच्छा है, एक दो मिलते हैं, मतलब FNO ट्रेडर्स में? हाँ, FNO, लेकिन कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं कोई। हाँ। सी दे आर ब्लेमिंग देमसेल्व्स कि मेरा स्ट्रेटजी बराबर नहीं है, मैंने कुछ ये नहीं किया, मैंने। बट देयर इज नो ब्लेम टू द सिस्टम पर से। दे आर नॉट सेइंग सिस्टम इज अनफेयर और मतलब आपको फ्रैक्शन कॉस्ट ही नहीं है सिस्टम में। बहुत कम थिन मतलब ब्रोकरेज या कॉस्ट में आपको काम हो रहा है। तो क्लाइंट इज नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, ओके। बट आप बड़े अथॉरिटी हो, आप सरकार हो, आप रेगुलेटर हो, यू हैव टू गाइड द मार्केट वेयर इट हैज़ टू गो, यू नो, कि किस लेवल का FNO सही है। वो आप अथॉरिटीज़ हो, आप डिसाइड करो, मतलब यानी कि भाई हाउ डू आई, मतलब जैसे आप जो भी सोच समझ के कमेटी लेके आएगी जिससे कंट्रोल हो जाए, सो दैट, क्योंकि ये जो रिवोल्यूशन चल रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक्चुअली it is nothing, it is only the retail inclusion into the stock market, which didn't happen for 75 years. It is happening for last 4 years. Now मेरे लगता है इस स्पीड से करीब 7, 8, 10 साल तक ही चलेगा, जब तक 500 मिलियन कस्टमर बेस नहीं हो जाएगा। अभी हमारे पास जो 40 था 2020 में, वो 162 तक पहुंचा है। 3 से 4 मिलियन पर महीने आ रहे हैं। आ रहा है मोदी 3.0 का पहला बजट, विकसित और समृद्ध भारत का पूरा हो संकल्प। महंगाई घटे, ग्रोथ बढ़े, रिफॉर्म पर हो जोर, क्योंकि ये मार्केट मांगे मोड़।
इंडस्ट्री को बूस्टर का इंतजार, यूथ का ख्वाब पास फॉर जॉब। इंफ्रा, एजुकेशन और हेल्थ पर भी खर्च बढ़ाने की दरकार। देश के ख्वाबों को कैसे पूरा करेगी सरकार? निर्मला सीतारामन का बिग बजट। सीएनबीसी आवाज पर अनुभवी पैनल बताएगा इस बजट का आपकी लाइफ पर क्या होगा असर। बड़ी उम्मीदों का बड़ा बजट, देखिए मेरे साथ सपने होंगे सच, सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। रिकॉर्ड ऊंचाई के बाद बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिला। सेंसेक्स निफ्टी ऊपरी स्थल से फिसले और फ्लैट बंद हुए। आज सेंसेक्स निफ्टी ने फ्लैट क्लोजिंग की है। सेंसेक्स 52 पॉइंट चढ़कर 80,717 पर और निफ्टी 26 पॉइंट चढ़कर 24,613 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुआ है। मिड कैप की 57,664 पॉइंट पर फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज रियल्टी, एफएमसीजी शेयरों में खरीदारी और आईटी ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। पीएससी फार्मा एनर्जी इंडेक्स में दबाव देखने को मिला। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ लोगों का रुझान कम हो रहा है? बिक्री के हाल के नतीजे कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लोग पहले के मुकाबले इलेक्ट्रिक कार कम खरीद रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सरकार की तरफ से सब्सिडी पहले से कम हो रही है। जहां फेम 2 स्कीम खत्म हो गई, वहीं फेम 3 अब तक लागू नहीं हुई है। नतीजा, जून इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के हिसाब से इस साल सबसे खराब महीना रहा। इस साल जून में मई के मुकाबले इलेक्ट्रिक गाड़ियां 14% कम बिकी। दूसरी तरफ लोगों का झुकाव हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ बढ़ रहा है। अगर हमें लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिफिकेशन पे ट्रांजिशन करना है, चाहे वो हमारा क्लाइमेट गोल हो, चाहे वो हमारा पब्लिक हेल्थ गोल हो, या हमारा ओवरऑल इंडस्ट्रियल कम्पिटिटिवनेस गोल हो, तो हमको लॉन्ग टर्म इलेक्ट्रिफिकेशन पर ट्रांजिट करना है। सो उसके लिए हमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्लैरिटी चाहिए। अगर आप देखिए, अभी भी हमारे पास स्टेट लेवल में ईवी पॉलिसीज है, बट नेशनल लेवल की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो फेम का इंतजार रहेगा, डेफिनेटली वो एक पॉलिसी है। तिमाही दर तिमाही ईवी की बिक्री में 20% की गिरावट आई है। पिछले साल की आखिरी तिमाही में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री करीब 5 लाख रही थी, जबकि इस साल की पहली तिमाही में लगभग 4 लाख रह गई। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में बिक्री 3,20,000 से घटकर 2,30,000 रह गई है। इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में बिक्री 26,700 यूनिट से कम होकर 23,400 यूनिट रह गई है। देखिए, जहाँ तक स्लो डाउन है, इट्स अ पार्ट एंड आई थिंक द ओवरऑल साइकिल। आई डोंट थिंक सो इट्स गोइंग टू बी अ परमानेंट। इट मे बी फॉर अ few months because still our penetration is on a very low single digit side, so we should not be worried. But as far as the government support and the stimulation package and all those things are concerned, it's definitely need of the hours. तो government support हो, FAME 3 हो, कुछ PLIs के थ्रू आ रहा है, तो वो सारी चीजें मिला के जो है, I think all those things definitely required, and the government from their side is working closely with industry and this thing on that. फेम 2 के बाद अब सरकार ने जुलाई के अंत तक के लिए 500 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम लॉन्च की थी, लेकिन जुलाई 15 तक इसमें से सिर्फ 18 करोड़ सब्सिडी ही क्लेम हुआ। हालांकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में गिरावट का ट्रेंड सिर्फ भारत में नहीं है। दुनिया भर में जून के महीने में ईवीज की बिक्री में 13% की गिरावट दिखी। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियां सरकार से एक लंबी अवधि की पॉलिसी की मांग कर रही हैं, जिससे ये सेक्टर अनिश्चितता से बाहर आ सके। रोहन सिंह, दिल्ली। सीएनबीसी आवाज की एक और खबर पर मुहर लगी है। आज दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने टेलीकॉम लीडर्स के साथ बैठक की। बैठक में आकाश अंबानी और सुनील भारती मित्तल शामिल हुए। सरकार फीडबैक के बाद बड़े रिफॉर्म्स करेगी। इस खबर की डिटेल बता रहे हैं असीम मनचंदा। सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले अपने दर्शकों को बताया था कि सरकार टेलीकॉम सेक्टर में बड़े रिफॉर्म करने की तैयारी कर रही है और सरकार ने इसके लिए 6 एडवाइजरी कमेटियां भी बना दी हैं और जल्द ही इन कमेटियों की बैठक होने वाली है। सोमवार को टेलीकॉम मंत्री ने 3 कमेटियों की बैठक ली और मंगलवार को भी दूरसंचार मंत्री ने 3 कमेटियों की बैठक ली। इसके अंदर टेलीकॉम कंपनियों के साथ भी दूरसंचार मंत्री ने बैठक की। इस बैठक में इंडस्ट्री के बड़े लीडर जो है शामिल हुए। आकाश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, गोपाल विट्टल और अक्षय
मुंद्रा ने इस बैठक में हिस्सा लिया। सब ने सरकार के सामने अपना फीडबैक दिया, सरकार को बताया कि वो इंडस्ट्री में किस किस तरह के रिफॉर्म चाहते हैं। सरकार ने अब उनका फीडबैक ले लिया और इस दिशा के अंदर सरकार अब काम करने की शुरुआत काफी तेजी से करेगी। दूरसंचार मंत्री के मुताबिक भारत को टेलीकॉम सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाना है और दूसरा, भारत को एक सुपर पावर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बनाना, इस दिशा के अंदर काम किया जाएगा और यही लक्ष्य को आगे मान करके सरकार रिफॉर्म्स की दिशा के अंदर काम करेगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए जेडी वेंस को चुना है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर इसका ऐलान किया है। वेंस ट्रंप के आलोचक रहे हैं लेकिन बाद में उनके सहयोगी बन गए। वेंस के पास कंजर्वेटिव वोटों का अच्छा आधार रहा है। वेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने से बड़ी संख्या में कंजर्वेटिव वोटर रिपब्लिकन पार्टी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। वेंस वेंचर कैपिटलिस्ट रहे हैं लेकिन वेंस का एक भारत से भी कनेक्शन है। दरअसल वेंस की शादी भारतीय मूल की उषा चिलकूलर से हुई है। उषा ने येल यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री की पढ़ाई की और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मॉडर्न हिस्ट्री में मास्टर्स की डिग्री ली। उषा के माता पिता आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के रहने वाले थे जो बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए। दुनिया भर में सियासी हलचल बढ़ गई है। अमेरिका में ट्रंप पर हमले के बाद सियासी पारा हाई है। फ्रांस में वामपंथी गठबंधन सरकार बनाने की कवायद कर रहा है। यूके में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। बिहार में एक हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। अपराधियों ने विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी है। हत्या उनके घर में ही की गई, शव घर में ही मिला है। हत्या किसी धारदार हथियार से निर्मम तरीके से की गई है। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस जांच कर रही है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। उनकी देखभाल के लिए 2 लड़के उनके साथ रहते थे। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। एसआईटी इसकी पड़ताल कर रही है। मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। बिहार में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरजेडी और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। रिटोरिकल जवाब दिया जाता है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। ये राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सहनी बिहार के एक राजनीतिक नेता हैं। अगर उनके पिता की हत्या हुई है, ये मैं दुख जताता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि अपराधी बच नहीं पाएगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर रहिए अपडेट और जुड़े रहिए हमसे 24 घंटे लगातार हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।